वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन या आपेक्षिकीय द्रव्यमान की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आपेक्षिकीय द्रव्यमान या द्रव्यमान में परिवर्तन, वो भी किसके साथ? वेग के साथ। न्यूटन के दूसरे नियम से या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप बल को कैसे परिभाषित करते हैं? तो आपके हिसाब से बल का मतलब क्या हुआ? बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती हुआ। इसी से आपने बल को परिभाषित किया था, याद होगा। तो ये संवेग का मतलब क्या होता है? मात्रा गुणित वेग या द्रव्यमान गुणित वेग। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये जो द्रव्यमान है वो नियत है, तभी तो आप ये सीधा सीधा क्या बोलेंगे? dp बाई dt का मतलब हुआ m dv बाई dt आया, यहां तक। ठीक, अब इस पर फिर बात करें तो क्या बात करेंगे इस पे? अब हमारे हिसाब से या न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से या न्यूटन के नियम के हिसाब से m नियत या निरपेक्ष होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसका मतलब द्रव्यमान पर उस वस्तु तथा प्रेक्षक की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कब तक माने हम लोग? विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत के पहले तक। समझ में आ गया आपको? अब विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर अगर आप बात करें तो इसके अनुसार से क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। अभी आपने जो कहा उसका बिल्कुल उल्टा, मतलब वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है। जबकि अभी आपने क्या कहा? वस्तु का जो द्रव्यमान है उस वस्तु तथा प्रेक्षक की गति से गति का कोई भी प्रभाव द्रव्यमान पर नहीं पड़ता, मतलब द्रव्यमान नियत होता है। समझ में आया ना? द्रव्यमान पे किसी भी प्रकार का कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जबकि विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि परिवर्तन होगा। द्रव्यमान के लिए तो आप जब पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण के नियम क्लास 11th में और गुरुत्वीय विभव फर्स्ट ईयर में, उस टाइम में आपको ये बता रहा था कि द्रव्यमान जो होता है वो सदैव स्थिर रहता है, नियत रहता है। भार बदलता है, भार W बराबर mg का मान परिवर्तित होता है। ये जो W होता है ये m इंटू जी। तो m के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे आप धरती से ऊपर जाएं, नीचे जाएं, या ध्रुव पर जाएं, या इक्वेटर पे जाएं, वो इस सभी स्थितियों पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, भार में परिवर्तन आता है। मतलब द्रव्यमान हर प्रकार से आपके हिसाब से नियत था। लेकिन विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव्यमान आपेक्षिक है। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में से गलत कौन है? तो भाई दोनों में से गलत कौन है कि सही कौन है, ये तो अभी नहीं कह सकते, इसलिए कि पहले इसको हम लोग इसका गणितीय डेरिवेशन करके देखते हैं, व्यंजक निकाल के देखेंगे, व्यंजक निकाल के देख के फिर हम लोग जांच करेंगे। तो विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से क्या समझ में आया आप लोग को? इसके अनुसार से वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है। तो आपेक्षिक द्रव्यमान एक नया शब्द आया। मतलब द्रव्यमान क्या होता है? आपेक्षिक, निरपेक्ष नहीं है। आपेक्षिक किसके साथ? वेग के साथ। तो किसी वेग पर वस्तु के द्रव्यमान को उसका आपेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? वेग के साथ द्रव्यमान बदलता है, तो किसी वेग पर वस्तु के द्रव्यमान को आपेक्षिक द्रव्यमान कह देंगे। क्लियर हुआ? आगे फिर चलते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वस्तु स्थिर है तो द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? तो भाई अगर वस्तु स्थिर है तो द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान बोल देंगे, है ना भाई? तो विराम द्रव्यमान को कैसे लिखें हम लोग? तो आप लिखिएगा किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष वस्तु के स्थिर होने पर, किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष वस्तु के स्थिर होने पर
उसके द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक। अब अगर मेरे से आप फिर से बात करना चाहें तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि भाई जैसे लंबाई में परिवर्तन होता है, बोले थे हम लोग, बोलते थे लंबाई निरपेक्ष होता है, नहीं बदलता, लेकिन विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत ने कहा कि भाई लंबाई बदलता है। समय के लिए हम लोग बोले थे निरपेक्ष होता है, लेकिन विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से आपने देखा कि वो भी बदलता है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को भी आपने बदला, तो इन सब में एक नया चीज आया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इसको इस गणितीय व्यंजक के निकालते तक उसी को पकड़ के रखिएगा आप अपने पास। क्या कहा था आपने? सब में एक नया चीज देखने को मिला था आपका, 1 - v²/c²। इस समीकरण में भी हमको यही चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो भाई आप बोल रहे हैं ना कि लंबाई के लिए भी यही आया था, समय के लिए भी इसी को लाए थे, गैलीलियन से अगर लॉरेंज रूपांतरण आए थे तो भी यही आया था। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला टर्म आना चाहिए। और दो द्रव्यमान यहाँ बोल दिए, आपेक्षिक द्रव्यमान मान लेते हैं m, और विराम द्रव्यमान m0। अब इन दोनों के बीच में ये जो दो हैं उनके बीच में ये आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। और आ गया, फिर हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा नियम सही है कि गलत है, कि दोनों सही है ना? चलिए, लेकिन दोनों सही है वाली बात तो आपके लिए बहुत अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि एक कह रहा है कि द्रव्यमान निरपेक्ष होता है, नहीं बदलता, और दूसरा कह रहा है कि द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है, दोनों अलग अलग है। तो चलिए इसके गणितीय व्यंजक को काफी इंटरेस्ट से करिए आप, क्योंकि दो विरोधाभासी चीजों को एक साथ दिखाना है आपको। न्यूटन के नियम के हिसाब से द्रव्यमान नियत और निरपेक्ष है, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार से द्रव्यमान क्या होता है, वेग के साथ बदलता है। ठीक, अब इसी चर्चा को हम लोग आगे ले जाते हैं। ठीक है, क्या क्या करना है समझ में आ गया? चलिए अब आपके साथ दो निर्देश तंत्र ले लीजिए आप। ये दो निर्देश तंत्र है। ये दो निर्देश तंत्र में हमने दो बॉल लिया, और वो दो बॉल कहाँ रखे हैं? ये फ्रेम एस डैश में। फ्रेम एस डैश कैसा है? फ्रेम एस डैश आपके फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से x दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि x और x डैश अक्ष एक दूसरे के संपाती हैं, y डैश और z डैश एक दूसरे के समानांतर है। अब ये जो सिस्टम है आपका, दो बॉल है, वो किस में रखा है? इस फ्रेम एस डैश में। तो एस डैश के सापेक्ष मान लेते हैं पहले बॉल का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2 है। पहले का वेग मान लेते हैं u1 डैश है और दूसरे का मान लो आप u2 डैश है। क्लियर हुआ? अब कुछ देर बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराए और टकरा करके रुक गए। रुक गए मतलब v डैश का मान 0 है। ठीक, अब ये बताइए, अगर ये एस डैश में रुके हुए लगेंगे आपको, रुक गए हैं, नहीं चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, एस डैश के अंदर, यानी बस के अंदर ये बैठे हुए दो यात्री हैं जो सीट में बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर से इसको देखेंगे तो बस के वेग से ये चल रहे हैं, तो आपके लिए इसका मान कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए एस के सापेक्ष पहले बॉल के लिए लेते हैं इसका वेग u1 और दूसरे बॉल का ले लीजिए आप u2। ठीक, तो दोनों टकराए, टकराने के बाद एस के सापेक्ष इनका वेग आपको v दिखेगा। ठीक, और द्रव्यमान तो m1 और m2 है। तो मैं बोलूंगा आपको संवेग संरक्षण का नियम याद है क्या? तो संवेग संरक्षण के नियम किस में लगाना है? इस फ्रेम एस में संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर किसी सिस्टम पे कोई बल ना लगाया जाए तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल संवेग संरक्षित होता है। कुल संवेग कहने का मतलब टक्कर से पहले का संवेग कितना होगा? m1 u1 और टक्कर के बाद m2 u2 पहले का, और बाद का कितना होगा? दोनों जुड़ गए, जुड़ गए मतलब m1 प्लस m2। तक समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, वो टेक्निकल है। यहां तक समझ में आया? तो संवेग संरक्षण का नियम लगाइए किसमें? अपने फ्रेम एस में। तो फ्रेम एस में लगाया तो क्या मिला? m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 प्लस m2 v। दूसरा, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल करिए। कैसे हल करिए?
m1 वाला और ये m1 इंटू वी, इसको आप पक्षांतर करके इधर ले आएंगे इस साइड में, तो m1 कॉमन होके क्या बन जाएगा, u1 माइनस वी। अब इसको, इस टर्म को m2 u2 को इधर ले आइए, तो यहाँ क्या है m2v, तो m2 कॉमन निकालेंगे तो v माइनस u हो जाएगा। जल्दबाजी तो नहीं हो गया, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? चलिए, अब ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ आ गया u1 और यहाँ आ गया u2। u1 का u1 डैश से क्या संबंध है और u2 का u2 डैश से क्या संबंध है, तो वेग का रूपांतरण आप देख चुके हैं। उसके हिसाब से अपने नोटबुक को ओपन करिए और चेक करिए कि इसमें क्या संबंध है। तो मैं याद दिलाता हूं आपको थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। आपने ये सूत्र लिखा था, ये वाला, यहाँ आपने लिखा था ux, यहाँ आपने लिखा था ux डैश प्लस वी 1 प्लस ux डैश वी बाई सी स्क्वायर। u1 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे u1, यहाँ हो जाएगा u1 डैश, ठीक है, प्लस वी प्लस u1 डैश वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से u2 का, ये दोनों मान आप निकालिए, तो क्या आएगा आपके पास, ये देखिए वेग रूपांतरण से आ गया। ये वेग रूपांतरण समीकरण है। इस समीकरण के हिसाब से u1 का मान u1 डैश प्लस वी 1 प्लस u1 डैश वी बाई सी स्क्वायर और u2 का मान u2 डैश वी 1 प्लस u डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब अपने चित्र को देखिए ध्यान से। अपने इस चित्र में आपने क्या दिखाया है, आप ये कह रहे हैं कि ये दो बॉल एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। किसमें, इस एस डैश फ्रेम में। एक बॉल किधर चला, धनात्मक एक्स दिशा में, जिसको आपने क्या लिया था u1 डैश, मैं कहता हूं इसको अगर u डैश मान लें। और दूसरा बॉल क्या हो रहा है, ऋणात्मक एक्स दिशा में चल रहा है, इसको आपने क्या कहा था u2 डैश, मैं कहता हूं इसको माइनस u डैश मानिए आप, ठीक है, माइनस u डैश मान लीजिए। तो माइनस u डैश अगर मानेंगे तो क्यों, तो भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं और दोनों एक ही वेग से गति कर रहे थे, इसीलिए टकराने के बाद दोनों रुक गए, ठीक है। तो u1 डैश क्या रख देते हैं, u डैश, और u2 डैश को क्या रख देते हैं, माइनस u डैश, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपने उस समीकरण में। यहां आ गया, तो आपको मैं बोल रहा हूं अपने इस समीकरण में आप इस वैल्यू को चेंज करिए। तो u1 डैश की जगह क्या रखेंगे आप, u डैश, और u2 डैश की जगह क्या रखना है आपको, माइनस u डैश, ठीक है। चलिए रखिए, तो रखते हैं तो आपका समीकरण ऐसा हो जाएगा, ये u1 डैश की जगह u डैश और u2 डैश की जगह माइनस u डैश, तो यहाँ प्लस था ना, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों समीकरण आपके समझ में आ गए। क्या किया आपने, u1 डैश की जगह u डैश और u2 डैश की जगह माइनस u डैश अपने समीकरण में रखा, समीकरण में रख के उसको हल किया तो ये आ गया u1 u डैश प्लस वी 1 प्लस u डैश वी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस u डैश रख रहे हैं u2 डैश की जगह, प्लस वी 1, यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा u डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब इन दोनों मान को u1 और u2 के मान को अपने समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 में अगर आप इस मान को रख देते हैं तो आपके पास ये समीकरण बन के आएगा, ठीक है। कैसा समीकरण बन के आ गया, u डैश प्लस वी 1 प्लस u डैश वी बाई सी स्क्वायर माइनस वी आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा v माइनस यू डैश प्लस वी 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब इसको और हल करना है। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे आप, इसका बट्टे 1 हो जाएगा ना भाई, ये 1, तो लघुत्तम लेंगे तो इस माइनस वी का इस पूरे से गुणा होगा और इस प्लस वी का भी इस पूरे से गुणा होगा, ठीक है। प्लस करना तो आता है ना, और माइनस करने का जो तरीका है हमारे पास, उसी से सिंपल गणित लगा के। तो क्या मिला आपको, यहां देखिए, दिखा। चलिए शुरू करें। तो ये हो गया आपका 1, माइनस वी है वहां, तो 1 और माइनस वी का माइनस वी, ये प्लस और माइनस का माइनस आएगा, यू डैश और वी का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 के साथ वी का तो वी, फिर ये माइनस वो प्लस में है, वी माइनस यू टू था, तो ये माइनस यू डैश वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब इसमें ये v जो v दिख रहा है और ये v कट गया,
और यहाँ से ये v और ये v भी कट गया, तो बचा क्या? बचा आपके पास बाकी u डेस माइनस u डेस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। फिर क्या बचा? माइनस u डेस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर u डेस। यहाँ भी तो एक चीज दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। u डेस प्लस में माइनस यू डेस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, देखो माइनस यू डेस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर को काट देगा। क्या बचेगा? ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? ये बन के आ जाएगा। आया? ठीक है। क्या आ गया? m1 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर और m2 1 माइनस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर। इसको पक्षांतर करिए, m1 को इधर लेके आ जाइए और m2 को इधर, सॉरी m1 को इधर लेके आ गए और इस वाले नंबर को इधर लेके जाइए। उल्टा कर देता मैं, तो देखो फिर से एक बार देख लेते हैं तो डाउट नहीं होगा। m1 को यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए, पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर किए तो आपका समीकरण ये बन गया, m2 बाई m1 1 माइनस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर और 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये समीकरण नंबर 2 आ गया। लेकिन हमारे दिमाग में वो बात फिर से आ गई। कौन सी बात आपके दिमाग में है? हमारे दिमाग में तो यही है भैया कि कैसे भी करके 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला टर्म आए। यहाँ v तो नहीं है, यहाँ दो चीजें चल रही हैं हमारे साथ, u1 और u2। तो हम एक काम करें, क्या 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर निकाल लेते हैं और 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। लगभग इसी के जैसा है, वर्गमूल आ जाएगा तो ठीक, नहीं आया तो डेरिवेशन के लिए कुछ सोचेंगे। तो निकालें, तो पहले तो आप u1 का मान लिखिए अपने नोटबुक में। लिखा? और इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन आपसे फिर करूंगा, इसलिए आपको ध्यान से करना इसको बहुत जरूरी है। चलिए, u1 का मान याद है? लिखिए u1 का मान कितना है? u1 डेस v 1 प्लस u1 डेस सी स्क्वायर, फिर u1 डेस को आपने u डेस माना था प्लस v, ठीक, और 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये u1 का वर्ग u डेस प्लस v का ये वर्ग है, 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर आया। क्या आया? अब इसमें बटे सी स्क्वायर भी होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आता है, तो दोनों पक्षों में सी की घात 2 का भाग दे दो। दोनों पक्षों में अगर सी की घात 2 का भाग दिए तो क्या बना? ये देखिए आपके पास ये समीकरण बन के आ गया, u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ भी सी का भाग दे दिए तो u डेस प्लस वी सी स्क्वायर 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में हमारे पास एक तो फॉर्मूला है a प्लस बी की घात 2 वाला, ठीक, इसको प्रसारित करो और उसमें सी की घात 2 का गुणा करते जाओ, तो आपका समीकरण कैसा बनेगा? ये देखिए आपका समीकरण, ठीक है, यहाँ पे, और ये 1 है, यहाँ ये 1 है, तो इस पूरे का लघुत्तम लेंगे तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? इसके साथ, ठीक है, और इसका वर्ग होगा तो a का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, ठीक, फिर b का वर्ग यानी कि यू डेस वी बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab वाला। तो ऐसा लगाएंगे अगर आप तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहां से देखिए, दिखा? चलिए शुरू करें, ऐसा करते हैं। अब ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर जाएगा प्रसारित होके, तो ये c की घात 2 a स्क्वायर यानी कि 1, तो c की घात 2 b स्क्वायर यू डेस वी स्क्वायर c टू दी पावर 4 में c स्क्वायर आएगा, ये देखो, फिर 2ab, तो 2 1 है तो 1 यू डेस v बाई सी स्क्वायर, उसके साथ c स्क्वायर का गुणा। अब इसको प्रसारित करिए, ऋण है लेकिन ध्यान रखना ना, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, और माइनस पहले है तो सब माइनस होगा, माइनस a की घात 2 माइनस b की घात 2 माइनस 2ab, तो क्या आएगा? यू डेस की घात 2 माइनस में, v की घात 2 माइनस में, और 2 यू डेस v माइनस में। क्लियर हुआ? यहाँ तो समझ में आ गया भाई। अब इसमें क्या करते हैं, जो जो संख्या कटने लायक थी उसको कटाइए, जो जो संख्या आपको लगता था कि कट सकता है उसको कटा दीजिए। तो कटाएंगे यहाँ तो क्या आएगा? देखिए यहाँ ये c की घात 2 से ये c की घात 4 को कटा देंगे तो c की घात 2 बच जाएगा, और ये c की घात 2 ये c की घात 2 कट जाएगा,
कटा। अब ध्यान दीजिए, धन 2 यू डेस वी बचेगा। क्या बचेगा? धन 2 यू डेस वी। यहाँ देखिए ऋण 2 यू डेस वी है, ये देखो। तो ये वाला और ये वाला पूरा एक दूसरे को काट दिया, तो क्या बचा? अब यहाँ से ये देखिए सी की घात 2 और वी की घात 2 को एक साथ रख लो, और यहाँ वी की घात 2 वाले को ये देखो यू डेस स्क्वायर वी की घात 2 सी की घात 2 है, और यहाँ से यू डेस वाले को एक साथ रख लो, तो हमारा समीकरण का रूप बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा। दिखा? छोटा हो रहा है क्या? दिख रहा होगा। यहाँ से ये देखिए, ये सी की घात 2 यू डेस वी की घात 2 सी की घात 2 यू डेस माइनस वी की घात 2, तो ये सी की घात 2 और वी की घात 2 को एक साथ लिख दिया। फिर यहाँ से यू डेस की घात 2, ये देखो यू डेस की घात 2 वी की घात 2 सी की घात 2 माइनस यू डेस की घात 2। अब यहाँ से जो सी स्क्वायर है ना भाई, ये इस पूरे के साथ भाग में है, मतलब इसके बटे में भी सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और इसके बटे में भी सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने लिखा सी की घात 2 माइनस वी की घात 2 बटे सी की घात 2। ठीक, यहाँ यू डेस की घात 2 बाई सी स्क्वायर, यहाँ यू डेस कॉमन निकाल दो ये, ठीक है, वो भी ऋण में, तो यहाँ क्या बच जाएगा? +1, और यहाँ बच जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चलिए अब इसमें भी इसके बटे भी सी की घात 2 आएगा और इसके बटे भी सी की घात 2 आएगा, तो क्या बचेगा? सी की घात 2 और सी की घात 2 कटेगा, और इसके साथ वी की घात 2 बाई सी की घात 2 बच जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसमें ध्यान दो, ये और ये अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो क्या बचा? वहां से कॉमन अगर निकला तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डेस स्क्वायर सी स्क्वायर आया, बटे यहाँ से ये, और 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ये किसका मान निकल गया? 1 माइनस यू वन स्क्वायर सी स्क्वायर का। समझ में आया? अब चलो u2 का आप शुरू करिए। u2 का मान लिखिए। लिख लिया? वेरी गुड। अब u2 का जो मान लिखे हैं उसमें दोनों पक्षों का वर्ग करिए, क्योंकि आपको v का घात 2 चाहिए रहता है, इसलिए कर दिया। फिर उसमें दोनों पक्षों में c की घात 2 का भाग करिए, किया। फिर एक दोनों पक्षों में घटाइए, घटा दिए। अब उसके बाद उसको हल किए जैसे अभी किया आपने, तो आपके पास ये देखिए वाला समीकरण आ रहा है, समीकरण नंबर 4। 1 यू डेस सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। 1 यू टू डेस आ रहा था ना, तो यू टू डेस का मान कितना है? माइनस यू डेस है, तो ये यू डेस का स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ यू टू डेस प्लस में आ रहा है और उसका मान क्या लेना है आपको? माइनस यू डेस, तो प्लस माइनस का माइनस वी बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 प्राप्त कर लिया। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, निकला ना? अब ध्यान से इसको सॉल्व करिए, दोनों का भाग कर दीजिए। भाग किए तो ये दोनों कैंसिल, और ये 1 माइनस यू डेस स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस यू डेस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कैसा टाइप का आ गया? इसको मैं लिख देता हूँ। इस पूरे को मान लेते हैं अगर a ले लें, और इस पूरे को अगर आप b ले लें, तो कैसे आ रहा है? 1 बाई ए बाई 1 बाई बी, यानी कि b बटे a। तो ये वाला संख्या किसको ले जाना है? ऊपर यहाँ, और ये वाले संख्या को नीचे ले आएंगे। तो क्या बनेगा आपका समीकरण? 3 और 4 से दोनों का भाग कर दिए, भाग किए तो आपका समीकरण कुछ ऐसा बन के आ गया। दिखा? ये आपका समीकरण है, दिख रहा है? अब ये जो वर्ग आया है ना भाई, ये जो वर्ग आया है, इस वर्ग को अगर पक्षांतर कर दूं इधर, तो ये क्या बन जाएगा? इसका वर्गमूल। लगभग हम लोग जो चाहते थे वो पहुंच रहे हैं, है ना? तो यहां तक आ गया। अब इसमें क्या बचेगा? देखिए, अब यहां से ये आपके पास आपका समीकरण बन के आ गया। 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर 1 प्लस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 5 से, मतलब समीकरण 2 में आप देखिए इसका मान रखिए। किसका मान? आप रखिए वहाँ 1 माइनस यू डेस वी बाई सी स्क्वायर और बटे 1
प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का मान रखिए क्या मिला, क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिला ये m2 बटे m1, 1 माइनस u1 की घात 2, ये देखिए 1 माइनस u1 की घात 2 बाई सी की घात 2 और 1 माइनस u2 की घात 2 सी की घात 2। यहां तक चलेगा। अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज दिख रहा है मेरे को, अगर मैं इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तिर्यक गुणा कर दूं, तो क्या आएगा, आपके पास ऐसा आ जाएगा। कैसा आया, ये आया। अपने उस समीकरण को लिखा होगा आपने, देखिए m1 वर्गमूल 1 माइनस u1 का स्क्वायर सी स्क्वायर, m2 1 माइनस u2 का स्क्वायर c2। इसी में मान लेते हैं तीसरा द्रव्यमान भी अगर होता, दो बॉल है ना, तीसरा बॉल आ जाता तो यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखते हैं आप, बराबर m3 वर्गमूल 1 माइनस u3 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चौथा बॉल अगर होता तो m4 वर्गमूल 1 माइनस u4 की घात 2 बाई सी स्क्वायर आता। इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो गुणा हो रहा है आपका, यहाँ ये जो गुणनफल आ रहे हैं, ये वाला गुणा ये वाला गुणा एक नियतांक के बराबर होगा, और इस नियतांक को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रारंभिक द्रव्यमान मान लेते हैं। स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान लिखे थे आप, विराम द्रव्यमान बोले थे, शुरुआत वहीं से हुई होगी ना भाई चलने के लिए, तो आपने इसको m0 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले बॉल का द्रव्यमान u1, दूसरे का द्रव्यमान u2, तीसरे का u3, चौथे का u4, इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। तो उस हर बॉल के जो द्रव्यमान है, अगर व्यापक रूप में मैं एक मान लूँ, पहला बॉल एक ही बॉल, तो व्यापक रूप से हम ये कह सकते हैं कि m द्रव्यमान के कण है, तो उसका अगर वेग v होता तो आप क्या लिखते इसको, इस सब को हटा के इसकी जगह क्या लिखते, m1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर m0। तो m बराबर कितना आ गया भाई, आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, m बराबर m0 वर्गमूल v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला टर्म आ गया आपके पास। मतलब आप ये देख रहे हैं कि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ m0 क्या है, ये जो आप m0 लिख रहे हैं वो विराम द्रव्यमान है। कब, जब आपका कण विराम में होगा। और m प्रेक्षक के सापेक्ष v वेग से गतिमान कण का द्रव्यमान है। m क्या है, ये वाला विराम द्रव्यमान है, ठीक, किसके सापेक्ष, प्रेक्षक के सापेक्ष, ठीक, विराम में कण का द्रव्यमान है। m क्या है, प्रेक्षक के सापेक्ष v वेग से गतिमान कण का द्रव्यमान है। दोनों समझ में आया। तो यहाँ जो उपयुक्त सूत्र आपको मिल रहा है उससे आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि भाई m का मान m0 है। समझ में आया, वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ बढ़ता जाता है। क्या समझ में आया भाई, विराम का द्रव्यमान m0 था, ठीक है, तो आपने क्या समझा कि वेग बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वस्तु का द्रव्यमान बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया कि नहीं, आ गया ना भाई। अब अगर आप ये मान लो कि अधिकतम संभव द्रव्यमान कितना हो सकता है, अधिकतम संभव द्रव्यमान मतलब मैं आपको अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हल करवाने के मूड में हूं। यहां ध्यान दीजिए आप, अब ये आपका ये फॉर्मूला है, इसी को हम लोग हल करेंगे। अधिकतम संभव द्रव्यमान, तो v का मान अगर c के बराबर हो जाए तो यहाँ 1 माइनस 1 यानी कि 0, और 0 का उसमें द्रव्यमान कब में गुणा करेंगे तो आपका द्रव्यमान कितना आएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के वेग से गतिमान वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है, तो अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करेगा तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। ठीक, इससे स्पष्ट क्या हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि प्रकाश का वेग अधिकतम संभव वेग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया। अब अगर मैं ये कहूं कि v का मान, अब देखिए दूसरा स्थिति ना,
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि v का मान c के मान से बहुत कम है, तो इसको आप क्या मानेंगे? नगण्य। नगण्य मान लिए तो कितना आएगा? ये आ गया आपका m बराबर m0/वर्गमूल 1, यानी कि m बराबर m0। तो न्यूटन का नियम सही है। मतलब अगर आपके वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से तुलनीय नहीं है, या प्रकाश की वेग की अपेक्षा बहुत कम है, या निम्न वेगों पर वस्तु का द्रव्यमान न्यूटन के नियम की तरह नियत रहता है। मतलब थोड़ा बहुत अगर वेग में परिवर्तन होगा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक हम स्टडी किए थे इससे पहले, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से पहले, हम लोग वी वेग की बात करते थे। कैसे? कि भाई धरती घूम रही है, या आपका बुलेट ट्रेन दौड़ रहा है, रॉकेट दौड़ रहा है, ये सब बातें करते थे आप। इससे पहले हम लोग क्या बात करते थे? रॉकेट की गति निकालनी है, निकाले थे ना भाई। दूसरा, बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, हवाई जहाज दौड़ रहा है, और ये जितने भी बातें कर रहे हैं आप, उनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत 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 कम है। तो इस स्थिति में आपका न्यूटन का नियम, या क्लासिकल यांत्रिकी, या आप ये कहिए चिरसम्मत यांत्रिकी सत्य है। कब? जब आपके वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो, और अधिक है तो यानी कि प्रकाश के वेग की अगर तुलनीय हो गया तो विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो हम लोग दो कैटेगरी कर दिए अब। भाई वस्तु का वेग अगर प्रकाश के वेग के बराबर या तुलनीय रहेगा तो हम लोग विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार बात करेंगे कि द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है, ये आपेक्षिक होता है। ठीक। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई वस्तु है जिसका वेग प्रकाश के वेग से तुलनीय नहीं है, बहुत 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 कम है, बुलेट ट्रेन, रॉकेट, ये सारी स्थिति अगर आए तो हम लोग सीधा सा बात करेंगे किसका? न्यूटन यांत्रिकी की, क्लासिकल यांत्रिकी की, जिसके हिसाब से आप ये कहना कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर नहीं करता। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आया? तो दो विरोधाभासी चीजें एक दूसरे के हिसाब से सत्य हैं। कब? भाई कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर वेग कम रहा तो न्यूटन के नियम के हिसाब से बात करेंगे, और बहुत ज्यादा या प्रकाश के वेग के बराबर आ गया तो भाई हम लोग तो ये कहेंगे ना कि अब विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के हिसाब से होगा। अब आप मेरे से एक प्रश्न ये कर सकते हैं कि क्या ये जो प्रकाश के वेग वाली घटना है और द्रव्यमान में परिवर्तन है, उसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया होगा? बिल्कुल किया गया। कब किया गया? इसके लिए जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है ना, उच्च वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रयोग किया गया था, उसके द्वारा इसको सिद्ध कर चुके हैं। किसके हिसाब से? वेग के साथ वस्तु के द्रव्यमान के बढ़ने को उच्च वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। समझ में आया? अब आप लोग सोचेंगे कि भाई न्यूटन का नियम और हमारे पास ये विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत, ये दोनों के बीच में एक बैरियर है। किसका? प्रकाश के वेग का। इसी के हिसाब से अगला जो टॉपिक है वो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आपके कार्य ऊर्जा जो प्रमेय पढ़े थे, या कार्य का ऊर्जा में परिवर्तन वाला ना, उस पर बात करेंगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि वेग के साथ द्रव्यमान में किस प्रकार से परिवर्तन आया, विराम द्रव्यमान की कल्पना कैसे हो गई, या आपेक्षिक द्रव्यमान की कल्पना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है? चलिए